ओके, गुड मॉर्निंग। हो गया सारा छुट्टी वगैरह क्लियर? तो अब छुट्टी मारने का विचार है कि हाँ परसों? आज क्यों आई फिर? कल भी? अच्छा, तो फिर आज आने का कोई रीजन मतलब? यहीं थे तो आगे घूमते फिरते देख लेते हैं सर को। हाँ, और हीरो फोनवा रखेगा? जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से ये कांड कर रहे हैं, बैग सामने रख के फोन चलाने वाला। ठीक है। बाकी जनसंख्या कहाँ है? क्यों? उनको नहीं पढ़ना है क्या? सो आज अपन नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और जितने आज हो कल भी दिखने चाहिए, परसों भी। हाँ हाँ, 2 4 6 7। कहाँ जाना, कहाँ है? कौन सा त्योहार है? आए गुरखा से दास रात में होता है ना? हमने भी कराया बहुत। अरे घर नहीं जाना तो यही घर है, एस्पिरेंट का घर, उसका रूम। घर नहीं जाना है, कल दिखने चाहिए, देख लो। हाँ पीछे रेगुलर करना है, रेगुलर करना होगा तभी मैं आज के क्लास में बैठने दूंगा, नहीं तो बी लाइक आज सिलेबस शुरू हो रहा है सर। अच्छा खत्म कब करोगे? कर देंगे जल्दी, ठीक है, उस दिन आ जाएंगे। शुरू करवा दिए, खत्म करवा दिए, बीच में मैं खुद को पढ़ाऊं? ऐसे ही होता है ना। कोई बात नहीं। चलो, तो हिस्ट्री में अपन क्या क्या देख गए थे? एंशियंट, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न, फिर तुम्हारे सिलेबस में है? हाँ? एक और होता है, तुम लोग को तो नहीं पढ़ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पोर्शन होते हैं इतिहास के। हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना। ठीक है, आपके काम लायक नहीं है। ओके, सो बेसिकली अपन एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए, ठीक है। मेडिवल हम पढ़ेंगे मॉडर्न के बाद, ठीक है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। टाइमलाइन क्या था? तो हमने इसका टाइमलाइन देख लिया था, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री जो है 1000 सालों का इतिहास है, छोटा सा स्पैन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। 1707 में ये कंप्लीट हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में होती है, उसके बाद जो मुगल होते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रिंस मुअज्जम से शुरू होता है, जो कि बहादुर शाह जफर से शुरू होता है अपना टाइटल लेके, और फाइनली लास्ट रूलर बहादुर शाह पे ही खत्म होता है 1857 में। इसी टाइम पीरियड पे, थोड़ा सा टाइमलाइन है, इसी टाइम पीरियड पे बहुत सारे कंपनियां बाहर से आती है, जैसे पोर्चुगीज हो गई, डच हो गई, डैनिश हो गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लास्ट फ्रांस, ठीक है। तो इन पांचों कंपनी के बारे में पढ़ना है। फिर मुगल, जो डिक्लाइनिंग मुगल हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मुगल डिक्लाइन हुए तो हुए क्यों, क्या ऐसी औरंगजेब की पॉलिसी थी? अभी कुछ देख सुन के डरना मत, ये सब चीज पढ़ेंगे, मैं एक बार टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ। मुगल की क्या पॉलिसी थी, खासकर औरंगजेब की क्या पॉलिसी थी, जिसके वजह से लेटर मुगल जो थे वो सही से सरवाइव नहीं कर पाए, या फिर लेटर मुगल की क्या कमियां थी, ये सारी चीज़ हम देखेंगे, क्यों वो सरवाइव नहीं कर पाए। यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि मुगल जो थे वो वीक हो चुके थे, तो उनके यहाँ जो सामंत हुआ करते थे, यानी कि नॉबल्स, नॉबल कहने का मतलब जैसे आज हमारा मंत्री
परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, सेम उसी तरीके से उस टाइम पीरियड पे नोबल्स हुआ करते थे। अलग अलग एरिया के नोबल उनके कोर्ट में बैठा करते थे, ठीक है। कोई प्रधानमंत्री होता था, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता था, ठीक है, वजीर बोलते हैं, ठीक, इस तरीके से आगे हम समझेंगे इसको। सो उन लोग जब लेटर मुगल कमजोर हुए, ठीक है, वीक हुए, तो ये जो नोबल्स थे वो अपने जगह को क्या कर लिए, पावरफुल बना लिए, ठीक है। जैसे हैदराबाद का नवाब, जैसे ही मुगल कमजोर हुए तो ये अपने आप को क्या कर दिया, यहाँ का नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। नवाब कहने का मतलब है कि हम अल्टीमेट मुगल के अंदर रहेंगे, बट यहाँ की सारी शक्तियाँ हमारे ऊपर रहेगी। अब जो नया यहाँ पे मनसब सॉरी नया जो नवाब बनेगा वो मेरा बेटा बनेगा, ना कि मुगल अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसी तरीके से सेम आपका कार्नेटिक समझ लो, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट भी थे, मैसूर, फिर उसके अलावा मराठा, सीख, ठीक है, जाट, राजपूत, अवध, बंगाल, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूरा जो औरंगजेब पे यूनाइट था, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप औरंगजेब के हाथों में था, वो कैसे धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। और टूट के सिर्फ दिल्ली का कुछ एरिया लास्ट में, मतलब 13-14 किलोमीटर का एरिया बच चुका था उसके बाद। अब यहीं पे हम देखेंगे कि जब टूटा तो किस तरीके से ये जो 5 कंपनियां थी, कौन कौन, पुर्तगाली, ठीक है, उसके अलावा डच, डेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, ये 5 कंपनियां में कैसे पुर्तगाल खत्म हो गया, कैसे डच खत्म हुआ, कैसे डेनिश खत्म हुआ, लास्ट में दो इंपॉर्टेंट कंपनी बची, इंग्लिश और फ्रांस। अब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में क्या लड़ाइयाँ हुई, कैसे हुई, कौन, मतलब फाइनली इंग्लिश कैसे पावरफुल बना, इसके बारे में भी देखना है। दोनों के बीच में हम लड़ाइयाँ देखेंगे, एंग्लो कार्नेटिक वॉर के, एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से, जिसको हम कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं। 3 लड़ाइयाँ हुई, इसमें फाइनली ब्रिटिश पावरफुल बना और फ्रांस को नीचे जाना पड़ा या फिर फ्रांस को वापस जाना पड़ा। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पावरफुल बनी तो वो अलग अलग छोटे छोटे जो जगह थे, सूबा बोल सकते हो, जैसे बंगाल, बिहार, अवध, मैसूर, हैदराबाद, कार्नेटिक, त्रावणकोर, मराठा, सीख, जाट, ठीक है, इस तरीके से उन पे कैसे कब्जा किए। तो हम यहाँ तक देखेंगे कि कब्जा होते होते फाइनली सारा ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ गई। अब यहाँ तक आते आते आप समझ चुके होंगे कि 1857 का समय आ चुका। रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट में फिर पूरा मतलब तख्ता ही पलट गई। अभी तक कंपनी शासन करती थी, अब कंपनी के हाथों से किसको दे दिए, हम ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन फिर आगे अपना लाइक ये डिसीजन लेना या फिर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे। अभी तक यहाँ तक सारा काम हमारा हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। पूरे इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक 1857 की क्रांति से पहले, एक 1857 की क्रांति के बाद। तो अब यहाँ पे हर 20-20 साल में चार्टर आता था, एक्ट आता था वहाँ से बन के, जैसे 1858 का चार्टर, 1861, 1891, 1909, 1919, 1935, 1947, इन सबको देखेंगे। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा देन फाइनली हम ये चेक करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ ये पार्टियां बननी शुरू हुई, और पार्टी के साथ साथ फिर हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू किए। अब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते लड़ते सबसे पहले गर्म दल के नेता आए, फिर नरम दल के नेता आए। इनके बारे में पढ़ते पढ़ते जो अलग अलग पर्सनालिटी थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ठीक है, इन सब को पढ़ते पढ़ते फिर हम फाइनली 1947 पे पहुंचेंगे, जहां पे हमें फाइनली आज़ादी मिल जाएगी। तो ये पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का शेड्यूल है, ठीक है। जैसे हमने एंशियंट में लिखा था टाइमलाइन के साथ, वैसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमें किस रास्ते पे आगे धीरे धीरे बढ़ना है। इज इट क्लियर? तो ये आपके टॉपिक रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये 5 जो कंपनियां थी वो कैसे भारत में आई। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, ठीक है, कि विदेशी कंपनियां जो थी या फिर आपकी यूरोपियन कंपनियां जो थी वो भारत में किस तरीके से आया। ऐसा नहीं था कि आप लोग सुने होंगे कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। कौन कौन सुना है? गुड। ऐसे उठाना होता, ऐसे, ऐसे, हाँ हाँ, गुड। तुमने नहीं छुना?
खड़ा करो ना, सुना है तो। क्या बाबू? हाँ, आज तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि भारत की खोज की, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंशियंट इंडिया में हमने देखा है कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम ट्रेड कर रहे हैं, मेसोपोटामिया, ठीक है, रोमन, ठीक, सुमेर, बहरीन, इन सब से तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं। तो जब पहले से ही ट्रेड कर रहे थे तो फिर कैसे हम भारत की खोज करवा लिए भाई? उस टाइम पीरियड पे मतलब सबसे ज्यादा इकोनॉमी में सहायता हम ही करते थे, सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हमारी होती थी, ठीक है। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करने का मतलब कि निर्यात करना, और इंपोर्ट करने का मतलब आयात करना। आया, आयात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, मतलब निर्यात। तो सबसे ज्यादा निर्यात हम किया करते थे, ठीक है। फिर बीच में ऐसा क्या हो गया कि फाइनली हमें मतलब उनको सी रूट खोजना पड़ गया। सोचो, कौन बताएगा? मोनोपोली ऑफ ऑटोमन। और क्या हुआ था बताओ, तब तक मैं मैप खोजता हूँ। इससे कौन शॉपिंग करता है भाई? अमेजोन खोल के रखा है? अच्छा, मैं ही था, सॉरी। हाँ, बोलो बोलो तुम। हम्म। हाँ, और? और? बोलो बोलो, सुन रहे हैं अपन। हाँ, और? हाँ, और? आओ बोला बाबू। हाँ, सबका साथ सबका विकास, तुम लोग भी तो बोलो। नहीं बोलोगे? जब तक मैप नहीं आ जाता बोलना ही पड़ेगा। मेरा फोकस मैप निकालने में है। बड़ा कैसे होगा? क्लियर नहीं दिख रहा है ना? काम चलाऊ है? अबे, चलो, ये अपना इंडिया है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड रूट है, यहाँ चाइना है, ठीक है, ये हमारा सिल्क रूट था, ठीक है, जिसमें हम रोम तक जाते थे। रोम के बाद इधर अपन यूरोप में भी चले जाते थे। हमारे यहाँ का जो कॉटन है और स्पाइस है, स्पाइस मतलब मसाला, कॉटन यानी रुई, रेशा, जो भी बोलना चाहो, ये बहुत फेमस है। इवन कपास की खेती हमारे यहाँ से ज़्यादा चाइना में होती है। स्पाइस हमारे यहाँ से ज़्यादा इंडोनेशिया में होता है। ये सब हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। पूरा माइंड ओपन करके रखना, बस कहानी की तरह सुनते जाना है आपको। अब देखो, हम तो एंशियंट इंडिया से यानी कि प्राचीन भारत से ही इन लोग से ट्रेड करते ही आ रहे हैं। ट्रेड तो हमारी रुकी नहीं। यहाँ पे पहले किसी और किसी और शासक का ये पूरा वर्चस्व था। ये पूरा जितने भी पेनिनसुला है ना, ये पूरा अरब वर्ल्ड बोलते हैं आज, ठीक है। अब अरब वर्ल्ड पे बाद में किसका शासन आ गया? ऑटोमन, ठीक है। जब ऑटोमन शासन आया तो ये थे इस्लामिक धर्म को मानने वाले, और इनकी यूरोपियन से बनती नहीं थी, ठीक है। तो इन लोग क्या करते थे, इनका ट्रेड को यहीं पे खत्म कर दिए। एक्चुअल रीजन कुछ और था। एक्चुअल रीजन ये था कि अब यहाँ पे रेनेसांस हो चुका था, ठीक है। रेनेसांस हो चुका कब? 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में जब रेनेसांस हुआ तो इसके बाद ये पोप और रिलीजन को छोड़ के ये साइंस को अपनाना शुरू कर दिए, ठीक है। पहले ऐसा होता था यूरोप में, तुम लोग को लगता होगा यूरोप बहुत बड़ा है या फिर बहुत अच्छा है, गधे थे उन लोग। पोप बोलता
ऐसे करने का। ओके मालिक, ऐसे कर देंगे। हमारे यहाँ कम से कम राजा के चलती थी, ठीक है, वहां पोप जो बोला वही होता था, ठीक है। तो रिनेसांस होने से पहले पोप का पूरा वर्चस्व था अपने मतलब यहाँ के शासन व्यवस्था में। पोप बोल देता कि आपको इस समुद्र को पार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी आयताकार है, आप आगे जाओगे गिर जाओगे, मर जाओगे। मेरे को मत बोलना बाद में, उधर नहीं सर हम आगे नहीं जाएंगे। तो लोग कहीं जाते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब फाइनली रेनेसांस हुआ 12th सेंचुरी में, इनको समझ में आया कि पोप तो हमें गधा बना रहे हैं। उसी टाइम पीरियड पे साइंस थोड़ा सा ऊपर आना शुरू कर दिया, हमें ग्लोब वगैरह के बारे में समझ में आ गया, हम पृथ्वी की संरचना के बारे में समझ गए कि भैया ये तो जियोइड है, जियोइड मतलब इस तरीके से है। अब जब इस तरीके से है तो हम यहाँ से चलेंगे तो चलते 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 वापस यहीं पे आएंगे। तो ये सब खोज हो जाने के बाद इनकी रिलीजन से, पोप से विश्वास हट गया। अब ये साइंस को मानना शुरू कर दिए। और जब धर्म से विश्वास खत्म हुआ, ठंडी यहाँ पे कड़ाके की है, तो अब इनको चाहिए भैया अब नॉनवेज। क्योंकि पहले क्या होता था, पोप बोल रहा है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, अब तो मैं खाऊंगा। और नॉनवेज खाने के लिए आपको चाहिए मसाले, है ना। यहाँ इतनी ठंडी है कि मसाले बने तो बने कहाँ, मसाले उगे तो उगे कहाँ। तो इन लोग मसाले मंगवाते थे भारत से, और इनको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। आज भी अगर आप यूरोप जाओ तो स्पाइसी खाना यहाँ पे बहुत मिलेगा, ठीक है, हमारी बदौलत। नहीं तो इनके पास कहाँ ना नमक है ना कुछ है, ऐसे चबाए जा रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि यहाँ से अभी तक बढ़िया सब चल रहा था, भाई को स्वाद का चख लग गया, और इन लोग यहाँ से खरीदते थे मान लो 1 रुपए में, यहाँ बेचते थे 200 रुपए में, ठीक है, इतना ज़्यादा मार्जिन होता था, फुल पैसे मिल रहे हैं। ऑटोमन जब आया तो वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से आ जा रहे हो, हमारे जगह से हमको क्या मिल रहा है, तो तुम लोग अपने यहाँ रहो, हम यहाँ से खरीदेंगे, हमसे खरीदना होगा तो खरीद लेना। मतलब हम यहाँ से 1 रुपए में खरीदेंगे, हम आपको लगभग 2000 में बेचेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कतें होने लगी, इनको महंगा मिलना शुरू हो गया क्योंकि इसका भी कमीशन आ गया। तो इसी टाइम पे अभी ये जो इटली है, ठीक है, ये बहुत पावरफुल हुआ करता था, ठीक है। इटली और यहाँ पे है तुम्हारा ये स्पेन है, ये पोर्चुगल है, ठीक है। तो स्पेन और पोर्चुगल और ये इटली ये पावरफुल होते थे उस टाइम पे। ये पैसा देना शुरू कर दिया कि पैसा लो और तुम लोग एक काम करो, भारत के लिए रास्ता खोजना शुरू करो, क्योंकि हम अब इसके थ्रू यहाँ से व्यापार करना बंद करेंगे, ठीक है। तो जब भारत के लिए निकला, पहला कौन निकला था? कोलंबस, ठीक है, यही था ना। कोलंबस निकला यहाँ से और जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, अरे कांग्रेचुलेसन भारत मिल गया, भारत का ईस्ट वाला पार्ट, फुल मजे। भाई को बाद में पता चले तो भारत है ही नहीं, क्योंकि जो लोग व्यापार करने आते थे वो गए व्यापार करने, बोलते अरे ये तो भारत नहीं है भाई, भारत के लोगों को हम जानते हैं, वो तो बड़े अच्छे अच्छे, ये तो कुछ और ही है। तो इसका नाम इसी के उस पे ईस्ट इंडीज पड़ा, ठीक है। और इसको कई समय तक इसको तो भारत ही बुला करते थे, बाद में समझ में आया कि ये भारत नहीं है, इसलिए इसको न्यू कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, नया उपमहाद्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद वास्को ड गामा निकला, और वास्को ड गामा फाइनली 1498 में निकला। इससे पहले भी कई ट्रेवल आ चुके थे, कई ट्रेडर्स, ठीक है। एक ट्रेडर था बार्थोलोम्यू करके है, वो ऐसे आया और केप ऑफ गुड होप तक आके चला गया वापस, उसको लगा कि अब नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ तक आया। और ऐसा नहीं है कि आके वापस चला गया, एक्चुअल में उसको ये समझ में आ चुका था कि यहाँ से ट्रेडर जो आते थे ना, उसको बता चुके थे कि तुम सही जगह पे आए हो, हम तुमको वापस यहाँ पे ले जाएंगे, बट वो किसी कारणवश वापस चला गया। दोबारा 1498 में वास्को डिगामा आया, केप ऑफ गुड होप पे रुका, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का साउथ इंडिया का कोई व्यापारी यहाँ पे गया हुआ था, और वही उसको लेके आया जेमोरिन का कोट। जेमोरिन वहाँ का शासक था छोटा सा, जेमोरिन के कोर्ट में गया, उसकी स्वागत हुई और उसको बहुत सारे मसाले पूछे क्या लेने आए हो। अब जानती हो भारतीय मतलब अतिथि देवो भव, फुल उसको मतलब नाव वगैरह दिए, नाव में मसाले भरे, ले भाई फ्री में ले जा, फ्री में ले गया, वहाँ पे फुल महंगे रेट में बेचा, भाई को लग गई चस्का। वापस आता है फिर 1503 में,
और 1503 में आके फिर अपना यहाँ पे कोचीन, कैलिकट, ठीक है, कन्नूर, 3 जगह पे अपना पोस्ट वो बनाता है फोर्ट टाइप का, या फिर लाइक अंदर से मसाले लाओ यहाँ पे पैकिंग करो और ले जाने के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग पोर्ट बोल सकते हो। ठीक, तो ये थी पूरी कहानी यूरोपियन के आने का। अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने इन 3 का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि ब्रिटेन अभी बच्चा है, ब्रिटेन का भी शक्ति बहुत ही कच्चा है, ठीक है, अभी यही तीनों पावरफुल है। 100-200 सालों तक अभी यही अपना कारनामा चलाएंगे, ठीक है। 1500 से लगभग 1600 के आसपास, 1600 में तो ये कंपनी बनी ब्रिटिश वाली, तो लगभग 1618 में भारत आई थी, 1658 के आस 1689 के आसपास ये भारत में थोड़ी सी ताकतवर बनी थी, तो ये हम देखेंगे बाद में। लेकिन 100-150 साल पूरा पोर्चुगीज का यहाँ पे मतलब पूरा एक ही टाइप का मोनोपोली था, वही सिर्फ व्यापार करता था, ठीक है। पूरे भारत में जितनी भी व्यापार हो रही थी वो होना शुरू हो गया। बाद में ये रास्ता फिर जब लंबा पड़ने लग गया, तो फाइनली हम यहाँ से, देखो ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हुआ क्या था। एग्जाम में ये सब बिल्कुल कुछ नहीं पूछेगा। ये है आपका रेड सी, ठीक है। रेड सी यहाँ पे क्या है, कौन सा पेनिनसुला, कौन बताएगा, बताओ, जिसपे सुएज कैनाल है। कैनाल मतलब समझते हो ना, नहर, ठीक है। तो यहाँ पे सुएज कैनाल बनाया गया। कैनाल कैसे बनाया गया, तो इसको ऐसे कट करके यहाँ पे कैनाल बना दिए। ये वाला कौन सा सागर है, मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़े और इस रास्ते होते हुए अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी से होते हुए यहाँ पे डायरेक्टली भारत आ गए। तो जो हम इतना लंबा रास्ता अपना रहे थे वो डायरेक्टली इतना छोटा रास्ता आपका हो गया, जिससे फिर व्यापार इस रास्ते से होना शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे हम और पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉलिसी लेके आए, बट यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा बहुत बुझाया, ठीक है, कि कैसे अपन को मतलब शुरुआत करना था, ठीक है। तो पहला कंपनी कौन आया भारत में, पोर्चुगीज, ठीक है। 2 लाइन लिखिए इसमें। टॉपिक डालो, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। इसमें पहला सब टॉपिक डालो, पहला टॉपिक पुर्तगालियों का भारत आगमन, पुर्तगालियों का भारत आगमन, पुर्तगालियों का भारत आगमन, अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया, अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। लिखिए, यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले, यूरोपीय शक्तियों में, यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया, पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया। नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए, नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप से होकर, केप ऑफ गुड होप से होकर भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब यहाँ पे ध्यान देखना ना, उत्तर पूर्व पश्चिम सब आपको क्लियर होना चाहिए। किसको किसको क्लियर नहीं है, हाँ, किसको किसको क्लियर है, क्या बीच में भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, हाँ और ना के बीच में, पार्शियल हाँ पार्शियल नो, तो जब हाँ पूछा तो भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, नो पूछा तो भी हाथ खड़ा ना हुआ, कहना क्या चाह रहे हो, डाउट है, ये कौन सा है,
अबे पूरा पश्चिम में पूछ रहा हूं। ये क्या है ये? अरे रुक ना रे। ये ये हो गया। हाँ तू बता। हाँ ये ये सही में पक्का? हाँ इतना मार खाएगा ना। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आप लोग अपनी कमजोरी जानते ही नहीं हो, और जानते हो तो दिखाना नहीं चाहते हो। मैं कौन सा आपको पद्म भूषण दे रहा हूं कि आपको नहीं पता होगा तो मैं वापस ले लूंगा? अरे नहीं पता है बोल दो। आर्गुमेंट मत कर, सबके लिए है, पर्सनली तेरे को नहीं बोल रहा हूं। अगर नहीं पता है सर, नहीं पता है, सिंपल सी बात, सीखने ही तो आए हैं। पैसे काहे दिए हैं आपको? सिखाने के तो पैसे लेते हैं हम। तुम्हें नहीं पता बोलो ना सर। बट आप लोग की सबसे बड़ी गलती यही है, ये छुपा लेते हो। अरे बगल वाली क्या सोचेगा? अबे कुछ नहीं सोच रही है वो, सोच ही नहीं रही है। बगल वाला क्या सोच रहा है? नहीं सोच रहा है वो। उसको इतना फोकट का समय नहीं है कि वो सोच रहा है तेरे बारे में। ठीक है, बस आप सोचो अपने बारे में। और ये मैं पढ़ा मतलब बताते बताते समझाते समझाते बुढ़ा गया, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आई अभी तक। नहीं आ रहा है ना सर, डायरेक्टली बोलो सर आई डोंट नो। हाँ के लिए भले ही हाथ खड़ा करो चाहे मत करो, ना के लिए सिंपल करो सर मुझे नहीं आता आप बताओ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पश्चिमी बोला, अगर आपको पश्चिमी क्लियर नहीं होता तब बोलते कि सर किधर, इधर आया किधर आया किधर आया। और यही थोड़ी की सी की वजह से नुकसान हो जाता आपका एग्जाम में, है ना? तो स्टेप लेना सीखो। ठीक है, लिखिए। जहां कालीकट के तत्कालीन शासक, जहां कालीकट के तत्कालीन, वेट करो लिखवा रहा हूं, तत्कालीन शासक जमोरीन के द्वारा, जमोरीन के द्वारा उसका स्वागत किया गया, जमोरीन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पूर्व, वास्को डी गामा के भारत आगमन से पूर्व 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में बार्थोलाम्यो दियाज, बार्थोलाम्यो, बार्थोलाम्यो दियाज नामक पुर्तगाली, नामक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा तथा इस स्थान को, तथा इस स्थान को केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप नाम प्रदान किया, केप ऑफ गुड होप नाम प्रदान किया। आए केप ऑफ गुड ऑफ, केप ऑफ गुड होप नाम प्रदान किया। क्लियर है? आप लोग लिखिए। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर that lead to foundation of, that lead to foundation of, अब जो पढ़े हो हिंदी वाले जो लिखे हो उसको एक बार पढ़ लो। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर
that lead to foundation of modern world modern world. Promoted geographical discovery, promoted geographical discovery, promoted geographical, promoted geographical discovery to the far-flung area, to the far-flung area, to the far-flung area. The primary objective is the primary objective of the primary objective of these voyages were earning profit. voyages यानी कि यात्रा were earning profit from the trade with eastern country, from the trade with eastern company, eastern country, sorry, eastern country. Prince Henry the navigator, Prince Henry, Prince Henry the navigator, who was the king of Portugal, Portugal took lead among the European nation, took lead among the European nation and promoted Portugal, king of Portugal, took lead among the European nation, took lead among the European nation and promoted seafaring activity, and promoted seafaring activity during the regime of King John II, King John, during the regime of King John II, a sailor Bartholomew Diaz, Bartholomew Diaz, Bartholomew Diaz, Bartholomew Diaz crossed the Cape of Good Hope, crossed the Cape of Good Hope, Cape of Good Hope, Cape of Good Hope, Good Hope. हाँ जी, नेक्स्ट पैरा लिखना. During the tenure of excuse me, during the tenure of King Emmanuel Kant, during the tenure of King Immanuel Kant, a sailor Vasco da Gama reached in May 1498, May 1498 on the coast of Calicut in India, on the coast of Calicut in India, on the coast of Calicut in India. He was given good reception
he was given good reception. He was given good reception by Jamorin of Kerala. By Jamorin of Kerala. Jamorin of Kerala. Jed. Jamorin of Kerala. फुल स्टॉप. हिंदी वाले भी लिखिएगा. 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट, कोचीन और कन्नूर भी लिख सकते हो. कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया. By 1503 Vasco da Gama established trading center. Vasco da Gama established trading center at Calicut, Cochin and Kannanur. Calicut, Cochin and Kannanur. हाँ, कन्ननौर. फैक्ट्री मतलब आज की फैक्ट्री नहीं होती थी. एक रूम बना दिए, सामान लाए, पैकिंग किए, सील लगाए, बेच दिए. यही काम होता था. ठीक है, आज की फैक्ट्री मत समझना. ठीक है यहाँ तक. तो ये था पोर्चुगीज का 1503 तक. अब इसने एक काम किया. वास्को डी गामा तो चला गया. ठीक है, एक्चुअल गया नहीं था, उसकी मृत्यु यहीं पे हो गई थी. ठीक है, वो वाला एपिसोड आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. केरला में ही मृत्यु हुई, वहीं पे दफनाए. ठीक है, फिर फाइनली बाद में ले गया गया. उसके बाद गवर्नर भेजना शुरू किए. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से व्यापार हो रहा है तो कोई ना कोई अधिकारी होने चाहिए. तो सबसे पहला जो गवर्नर है वो आया 1505 में, अल्फांसो डी अल्मीडा. ठीक है, अल्फांसो डी अल्मीडा आया और उसने अपनी एक पॉलिसी लेके आई, ब्लू वाटर पॉलिसी. उसको समझते हैं क्या होता है. ठीक है, 1505 में जब अल्मीडा आया तो उसने लाया ब्लू वाटर पॉलिसी. ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी
का सिद्धांत या पॉलिसी जो भी। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझो। एक्चुअल में जब उन लोग आए तो 3 जगह पे अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। कौन कौन सा? कोचीन, कैलिकट एंड कैनानोर। ठीक है, तो ये हो गया कन्नौर, ये कालीकट और ये कोचीन। मतलब वो पोर्ट में, इस साइड पे पोर्ट में उनकी अच्छी खासी पकड़ बन चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी था कि 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में 1505 के आसपास कोई बाहर से ट्रेड ना करता हो। ट्रेड तो सब करते थे, इधर स्ट्रेट है, इधर से भी ट्रेड होती थी, इस रास्ते से ट्रेड होती थी। तो इसने क्या किया, अपने इन सभी जगहों पे, यहाँ पे हॉर्मुज पे, यहाँ पे, इधर इधर अपने लोग बैठा दिए। और जो भी इधर से इस रास्ते से व्यापार करके जाता था उसको देना पड़ता था चुंगी। चुंगी का मतलब होता है कि पैसे। ठीक है, टैक्स। तो ये टैक्स, इसी को बोलते हैं पूरे ब्लू वाटर में। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी ला दिया कि पूरे ब्लू वाटर में अपने हर जगह पे पोस्ट बना दिया। अगर आप टैक्स दे रहे हो तो इजली जाओ, नहीं टैक्स दोगे तो हम आपके जो नाव है उसको मार के गिरा देंगे। आप या तो नुकसान सहो या तो हमारे चुंगी दे के वापस जाओ। ठीक है, तो ये था ब्लू वाटर पॉलिसी किसका? अल्फांसो डी अल्मीडा 1505 में। क्लियर है? इस पॉइंट को लिख लीजिए। इन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा was sent as the first first viceroy in India. First viceroy in India. Viceroy was sent as the first viceroy, first Portuguese viceroy, first Portuguese viceroy। ऐसे लिखेंगे, ऐसे हाँ, फर्स्ट वायसरॉय, एक्सक्यूज मी, इन इंडिया। he came up समझ में आ रहा है स्मृति? तो फिर ऐसे सांसन बुझा रहा है ये। he came up with his blue water policy, whereby he proposed to establish Portuguese dominance in Indian Ocean and Arabian Sea, Portuguese dominance in Indian Ocean and Arabian Sea, अल्फांसो डी अल्मीडा। नेक्स्ट हिंदी वाले लिखिए। प्रथम गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का भारत आगमन 1505 ईस्वी में हुआ। 1505 ईस्वी में भारत में हुआ, फुल स्टॉप। अल्मीडा द्वारा भारत में नीले या शांत जल की नीति को
अपनाया गया, नीले या शांत जल की नीति को अपनाया गया। ठीक है, नीले या शांत जल की नीति को अपनाया गया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो हमने ये अल्मीडा वाला एपिसोड देख लिया। अब इसके बाद जो दूसरा गवर्नर है, ठीक है, वो आया अल्बुकर्क। ये थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आया 1509 में, अल्बुकर्क। ठीक है, इसने क्या क्या किया ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक्चुअल में ये सेकेंड गवर्नर था, लेकिन वास्तविक फाउंडर इसी को माना जाता है। ठीक है, इसको, है ना, इसकी बात चल रहा है तो इसी को मानेंगे ना। एक्चुअल में देखो, आया तो पहले अल्मीडा अपने ब्लू वाटर पॉलिसी को, और ब्लू वाटर पॉलिसी सही से काम भी किया, बट उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना कि वो सोच के आया था। ठीक है, सो फाइनली जब 1509 में अल्बुकर्क आया, तो अल्बुकर्क पहला फाउंडर या फिर एक वास्तविक रियल फाउंडर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसने भी बहुत सारी काम किए, उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि ये हॉर्मुज को कब्जा कर लिया, हॉर्मुज पे। ठीक है, अभी जो हमने हॉर्मुज देखा था ना, ये हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया। ठीक, इसके अलावा पर्शियन गल्फ के आसपास इसका पूरा मोनोपोली हो गया। ये 1510 में गोवा को भी आपस में मिला लिया। ठीक है, गोवा, इस वाले रीजन में गोवा को भी भारत में मिला लिया। इसके बाद गोवा का क्या हुआ हम देखेंगे, बट अभी वो पुर्तगालियों के हाथ में है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिए इसमें, इन 1509, इन 1509 अल्बुकर्क, अल्बुकर्क in 1509 Albuquerque was the next viceroy, was the next viceroy who is considered as the real founder, who is considered as the real founder, who is considered as the real founder of Portuguese power in East, Portuguese power in East. He conquered Hormuz, he conquered Hormuz in the Persian Gulf, in the Persian Gulf, and eclipsed influence of an Hormuz, Hormuz in the Persian Gulf, in the Persian Gulf, and eclipsed influence of, an eclipsed influence of Arab trader in India, and eclipsed and eclipsed influence of, influence of Arab trader in India, Arab trader in India. Full stop. He conquered, he conquered, he conquered Goa, he conquered Goa in 1510, in 1510, and created a fort, and created a fort at Cochin, at Cochin, with the permission of local ruler, with the permission of
लोकल रूलर। ठीक है, आप लोग लिखिए। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लिखना, अगर नहीं आ रहा होगा तो बताना, लिख दूंगा मैं। परमानंद लिख लेगा ना, समझ में आ रहा है बाकी। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया, अगले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया, जिसे भारत में आए पुर्तगाली, पुर्तगाली, अच्छा गाली, पुर्तगाली, अगले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का, इतना स्लो लिखेगी तो कहिया लिखेगी, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, फुल स्टॉप। 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर अपने नियंत्रण में लिया, बीजापुर के शासक से छीनकर, यूसुफ अली शाह था, उसको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो, बीजापुर के शासक से छीनकर अपने नियंत्रण में लिया, तथा होर्मुज पर भी अपना अधिकार बना लिया, एक गवर्नर बचा है, नीनो दी कुन्हा, जिसको हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतने ही। कोई डाउट है तो बताइए। नीनो दी कुन्हा लाया था वो, हाँ नहीं उतना नहीं, वो डच में था ज्यादा। नहीं ये तो फिर अभी ब्रिटेन उनको दे दिया ना, इंग्लिश को दे दिए थे, हाँ गोवा को। अभी आगे पढ़ोगे, अरे हाँ बॉम्बे, सॉरी यार, गोवा पोर्चुगीज में ही था ना, 1961 में, हाँ अच्छा वो बॉम्बे था, बॉम्बे। तो इस देखो, फैलाना तो सबका काम था ही, बट अल्टीमेट जो एक मेन मकसद होता है वो डच वाले का था, ठीक है। इनका काम व्यापार तक ही सीमित था, या फिर थोड़ा बहुत फैला रहे थे, लेकिन अल्टीमेट फैलाने के उद्देश्य से आने वाला पहला कंपनी डच था, ठीक है। तो उसमें अपन देखेंगे, बाकी कोई भी फैलाएगा, अब यहाँ आ रहा है तो वो तो फैलाएगा ही, लेकिन उतना मतलब मेन एक होता है मेन मकसद, एक होता है साइड बाय साइड चलना, ठीक है। तो मेन मकसद इनका नहीं था, वो डच वालों का था, ठीक है। और कोई डाउट? इसी के नाम पे था, इसी के नाम। देखो है बहुत सारे डेटा, बट हर चीज क्लास में कवर कर पाना आउट ऑफ इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आप एक बुक रखना और उसमें जो भी एक्स्ट्रा मिले आप नोट डाउन करते जाना। जो क्वेश्चन पूछने लायक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। वो मैंगो वाला जो सीजन वाला है वो इसी के नाम पे था, बट वो पूछेगा नहीं, इसलिए मैं बताया नहीं, ठीक है। अभी भी मिलता है और बहुत बेस्ट क्वालिटी का मैंगो है वो, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, जो भी बुक मिला है, कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो? गुड, कोई भी बुक फॉलो करो, बट एक बुक फॉलो करना है आपको, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा मिले उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।